जैसा कि पिछले कुछ समय से आप लोग चाह रहे थे कि मेरे द्वारा एनसीईआरटी करवाया जाए। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम करके भी मुझे कहा था। तो उस संदर्भ में मैंने ध्यान में रखा और क्लास 12th की एनसीईआरटी से शुरू किया। क्लास 12th को चुनने का मुख्य रीज़न ये था कि हाल ही में 1 महीने बाद फरवरी में क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। उसी संदर्भ में हम लोग पहले क्लास 12th के उन चैप्टर्स को करेंगे, जो कि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम एनसीईआरटी में आगे करेंगे और फिर क्लास 11th-12th में करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, दूर ध्रुवीयता का अंत आप लोग अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं, अगर आप तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम है, उसके लिए आपका ये चैप्टर है। उसमें ये चैप्टर आपका इंक्लूड है। तो आपको पता है ध्रुव ध्रुवीयता का अंत, अगर हम पहले इस शब्द की बात बताएं आपको क्या है, ये किस बात बारे में है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलकर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए और उसके बाद से एक तरह से ये हो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब विश्व में दो ध्रुवों का उदय हुआ। दो ध्रुवों का मतलब दो शक्तियों, महाशक्तियों के रूप में उभरी। एक था सोवियत संघ यूएसएसआर और एक था अमेरिका। दोनों के बीच एक तरह से अकथित रूप से युद्ध का माहौल था। दोनों ने एक दूसरे से ये नहीं कहा कि हम तुमको युद्ध कर रहे हैं या तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन वहां पर ऐसे माहौल थे जैसे कि अमेरिका के देश में अमेरिका के समाचार पत्रों के द्वारा रूस का सोवियत संघ की आलोचना करना, उसकी नीतियों की आलोचना करना। तो वहीं सोवियत संघ या कहें कि रूस उस वक्त के तत्कालीन यूएसएसआर में वहां के समाचार पत्रों में अमेरिका के नीतियों, अमेरिका की विचारधारा को की आलोचना करना, साथ में एक दूसरे की बुराई करना। दरअसल बात यूं थी कि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। अमेरिका जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, वहीं पर यूएसएसआर समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे होती है जहां पर बाजार को महत्व दिया जाता है, जहां पर लोगों की स्वतंत्रताएं थी, जहां लोगों को पूर्णतः आजादी थी कि वो किस तरह से और क्या करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी में, यूएसएसआर में, उसमें ये था कि सब, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक जैसा ही रहना चाहिए था, जैसा सरकार कहती थी। जैसा सरकार चाहेगी वैसे ही आपको ढलना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तभी आप पाव रोटी ही खाएंगे जो कि सरकार देगी, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप पाव रोटी खाएंगे जो कि सरकार देगी। आप बीमार हैं, आपके पास पैसा है तो भी आप सरकारी हॉस्पिटल में ही जाके दिखाएंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप सरकारी हॉस्पिटल में ही जाके दिखाएंगे। ये वहां पर ये समाजवाद जो कि एक सबको समान रूप से बराबर रखने का ताकि जो गरीब वर्ग है वो ऊपर आकर रह सके, वहां पर इस ये चीज काफी चल रहा था और काफी समय तक ये दोनों महाशक्तियों के बीच जो एक तरह से युद्ध की स्थिति बनी, पूरा विश्व एक किसी न किसी खेमे में बट गया। उसी में ऐसा हुआ कि जब ध्रुवीयता का अंत आया, जब समाप्ति की कगार पर आई ये लड़ाई, जब बर्लिन की दीवार जो कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को बांट रही थी, वो भी बाद में खड़ी की गई थी, यह दिखाने के लिए कि हम इस विचारधारा को समर्थन करते हैं। जैसे पूर्वी जर्मनी यानी कि सोवियत संघ को समर्थन कर रही थी, और पश्चिमी जर्मनी जो कि अमेरिका इत्यादि ब्रिटिश वगैरह को भी समर्थन में उस विचारधारा का समर्थन कर रही थी। लेकिन 1989 में यह घटना हुआ कि वहां पर जो है कि बर्लिन की दीवार ढा दी गई। उससे पहले यूएसएसआर में वहां के जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होकर आए, चुनकर आए, वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां पर दो नीतियां लागू की। एक था पेस्ट्रोइका और दूसरा था ग्लासनोस्ट। तो इन दोनों को क्या है और क्यों, मतलब ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब के इस क्लास में जानेंगे। और कैसे ध्रुव, जब उसका अंत हुआ तो फिर क्या हुआ, भारत के साथ क्या संबंध रहा, दोनों के बीच क्या संबंध रहा, इस छोटे से टॉपिक में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जी ओझा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। तो ज्यादा देरी न करते हुए, इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा था कोई नहीं, लेकिन हम इसको समझते हैं। देखिए, पहले तो ये सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ था ये देखते हैं, यूएसएसआर, ठीक है। तो इसका जन्म हुआ था वहां पर जो व्लादिमीर लेनिन थे, वहां के विचारक। आप भविष्य में पढ़ेंगे या 11th में तो नहीं, लेकिन भविष्य में जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, लेनिन एक बहुत ही वहां के जो है नेता थे, जिन्होंने वहां पर क्रांति की, रूस सोवियत गणराज्य रूस में। और वहां क्रांति हुई थी 1917 में, ये याद रखिएगा। आपको भी पता है कि एक-एक नंबर के एक-एक शब्द वाले क्वेश्चंस भी आएँगे। एक दिन मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएँगे, वो आपको ध्यान में रखकर वैसे तैयारी करनी है। इसके संस्थापक कौन थे और अध्यक्ष जो थे, क्रांति के नेता, हमने आपको बताया व्लादिमीर लेनिन। इसके भविष्य में आप इसको पढ़ेंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो। ठीक? उसके बाद से इसकी प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताएँ क्या थी, तो हमने आपको बताया कि 15 गणराज्यों को मिलकर, 15 छोटे-छोटे देशों को मिलकर ये बना था सोवियत संघ।
ठीक, जब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो ये 15 देश अलग हो गए थे। अभी हम आपको बताएँगे, देखिए। उसके बाद से क्या थी, तो ये समाजवाद पर आधारित थी। हमने आपको बताया कि ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। समाजवाद क्या होता है, हमने आपको बताया कि समाज में गरीब से गरीब तबका जो है, वो भी समाज के बराबर स्तर पर है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, समानता एक तरह से रहे। सबके लिए समान रूप से राज्य के द्वारा समानता लाने की प्रयास किया जाए, सबको एक समान रूप से रखने का प्रयास किया जाए। पूंजीवादी व्यवस्था तथा लोकतंत्र का विरोध था। हमने आपको बताया कि अमेरिका में चूंकि पूर्णतः लोकतंत्र था तथा पूंजीवादी व्यवस्था बाजार आधारित व्यवस्था थी। ठीक है, लोगों को मर्जी थी, मन किया तो आज पिज्जा खा रहे हैं, मन किया तो कल को चाउमीन खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त पिज्जा चाउमीन पता नहीं होता था कि नहीं। इससे नियोजित अर्थव्यवस्था थी। इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। ये वहां की पार्टी थी जो कि वहां पर सरकार को नियंत्रण करने में प्रमुख इसकी इसका योगदान था। ये याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पर सरकार चलाने में भी इसका योगदान था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, मतलब बेसिक लाइफ स्टाइल आप जी सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने कहा चाहे आपके पास बेशक कितना ही पैसा हो, आप बेसिक ही नीड पूरी करें। बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी नहीं थी क्योंकि सरकार ने सबको रोजगार दे रखा था। हमने क्या कहा कि चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, सब एक बराबर रहेंगे। आप भी उसी हॉस्पिटल में जाएंगे जिसमें गरीब जाएगा, आप भी वही पाव रोटी खाएंगे जो गरीब खाएगा। और ये सब कौन देगा, तो सरकार देगी। ठीक है। उसके बाद से मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। ठीक है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। हमने क्या कहा, ठीक है, कि अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ चिमनी बना दिया हमने, ये धुआं निकल रहा है, तो अगर ये फैक्ट्री है तो इस पे भी जो भी चाहे इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। ये नहीं है कि जो सबसे स्वामित्व वाला आदमी है, जैसे वर्तमान में अगर भारत का एग्जांपल दे तो मुकेश अंबानी अगर हैं सबसे अमीर आदमी, तो उनकी फैक्ट्री है तो उनके हिसाब से वो होगा, नहीं, सरकार करेगा। चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, सबको जो चाहेगी वो इसी में नौकरी देगी, सरकार के अंडर सारा रहेगा। ठीक है। यही थी समाजवादी व्यवस्था में, और ये था सोवियत सोवियत संघ के विशेषताएं। दूसरी चीज, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन उन्होंने बताया कि 1985 में 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव वहां के राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ का यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। ठीक है। और इन्होंने कुछ सुधार किए, दो इन्होंने मुख्य सुधार किए था, पेरेस्ट्रोइका जिसका मतलब होता है पुनर्रचना, ठीक, तथा ग्लासनोस्ट तथा खुलापन। हमने क्या कहा, अमेरिका में क्या था, उदारवादी नीतियां थी, पूंजीवाद था, वहां लोकतंत्र था, वहां खुलापन था। तो यहाँ इन्होंने देखा, यहाँ दरअसल देखा क्या, इनको अंदर यूएसएसआर के अंदर से ये विद्रोह होने लगा था। ठीक है। अब चाहे गरीब हो, चाहे उसके पैसे होने का क्या फायदा कि वो भी गरीब के पास बैठ के बगल में वो भी उसी सरकार के पास उसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, मर जा रहा है इलाज के बिना। ठीक है। जहाँ बाकी तो वो इस तरह से कुछ भी वो थी, नीतियां थी। और साथ में वहां की वही चीज की पैसा है भी, फिर भी वो चूंकि सरकार पाव रोटी एक दे रही, वही पाव खाना है आपको, आप अपने हिसाब से नहीं खा सकते, आप अपने हिसाब से लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, बेशक आपके पास पैसा है तो क्या हुआ। साथ में एक और चीज थी कि उनको विदेशों का कुछ पता नहीं लग रहा था कि बाहर में क्या हो रहा है। गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आपका जीवन स्तर था वो बहुत बेकार था, निम्नतर था एकदम, मतलब बेसिक। बाकी जो खबर मिलती थी कि अमेरिका में ये है, अमेरिका में वो है, फलाना देशों में ये है, पश्चिमी देशों में वो है, इस तरह की भी खबरें वहां फैलती रही, जिसको लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर भी विद्रोह हो रहा था। पूर्णतः नहीं, लेकिन उसका बगावत का सुर सबने अलाप रखा था। ठीक है। तो जब ये इन्होंने फिर मजबूरन दो नीतियां अपनाई, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा, वन लाइनर में भी पूछ सकता है। और अगर आप 6 नंबर के लॉन्ग आंसर भी लिख रहे हैं, तो उसमें अगर आप इसको लिखकर अंडरलाइन कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में डालकर, अगर इस दोनों शब्दों का ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में डालकर अंडरलाइन कर दें, तो एग्जामिनर की दृष्टि तुरंत पहुंचेगी, और वह जो है आपका नंबर देने से बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। उसके बाद से पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक बार फिर गिर गई। ठीक है। वही हमने आपको बताया, 1989 में हमने आपको बताया बर्लिन की दीवार को जनता ने गिरा दिया। और 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन, बेलारूस और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, तथा 15 देश में निकले। ठीक है। तो इसमें इस वक्त जो है यूएसएसआर का जो आप कहें कि उसका जो उत्तराधिकारी के रूप में है, वो रूस है। कौन है, रूस है। ठीक है। रूस ही इस वक्त जो है यूएसएसआर का, आज भी हम लोग बात करते हैं, जब कहते कहते भी यूएसएसआर की जगह रूस भी कह देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रूस आज उसके उत्तराधिकारी के रूप में आज भी कायम है। ठीक है। और बाकी ये रहे यूक्रेन, बेलारूस और 15 और देश निकले जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको पता लगेगा सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे। तो देखिए, इसके विघटन के कारण ये थे कि पहले तो ये नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। हमने आपसे क्या कहा,
इनकी नीतियां ऐसी थी ही कि ये जो है बेसिक चीजें जो है पॉलिटिकल और आर्थिक, अब लोगों को लोकतंत्र नहीं था, लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, कुछ पता नहीं लग रहा था, एक ही समाज एक ही पार्टी का रूल था, वही अपना हर चीज थोप रही है कम्युनिस्ट पार्टी में, आपको बताया। तो उनकी आकांक्षाओं का पूरा नहीं हो पा रहा था, उनकी डिजायर्स पूरे नहीं हो पा रहे थे। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, अधिकतर ये लोग जो अपना जितना भी इन लोग के पास जो रिसोर्सेज थे, उनका ये लोग प्रयोग करते थे सिर्फ और सिर्फ जो है परमाणु बम बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर बम जिसे कहा जाए तो, ठीक है। ताकि हमने आपको बताया शीत युद्ध का दौर चल रहा था और इनके ध्यान में कहीं ना कहीं अमेरिका था कि वो अगर अटैक करेगा तो हम भी वो करेंगे। दूसरी चीज की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे, बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें ये वेस्टर्न कंट्री से पीछे रह गए थे। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, हमने आपको बताया कि भैया जब सबको सरकार ही करेगी, उनके पास पैसा है फिर भी वो पैसा लगा के नहीं कर पाएंगे अपने लिए, क्योंकि सरकार के नियम ही है, ठीक है, आपके पास कितना पैसा आपको खाना पाओ रोटी है और वो हम देंगे, सबको एक एक ही देंगे चाहे आप चार क्यों ना खा रहे हो, है ना। तो इन सब चीजों से क्या होगा भैया, वस्तुओं की कमी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद से राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार, किए गए सुधारों का विराट, ये राष्ट्रवादी भावना जबरदस्ती भर रहे थे, ठीक है, संप्रभुता की इच्छा, सॉवरेनिटी का जो डिजायर था इन लोगों के अंदर, उसके लिए जो सुधार का ये लोग कर रहे थे, उसके लिए जनता के बीच कुल मिलाजुला कर विरोध की भावना थी। उसके बाद से गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, इसमें कुछ गोरबाचेव ने भी कुछ सुधार किए, उसका भी विरोध हुआ है, ठीक है। उसके बाद से क्या क्या कारण रहे, गतिरुद्ध गतिरुद्ध, ये गतिरुद्ध है, गतिरुद्ध नहीं गतिरुद्ध, मतलब गतिरुद्ध प्रशासन, ठीक है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ज्यादा था, हाई लेवल भ्रष्टाचार था, ठीक है। सरकार ही जब सब कर रही थी और जो पारदर्शिता नहीं थी, तो आपको पता है कि भ्रष्टाचार रहेगा ही, ठीक है। प्रशासन उस हिसाब से काम नहीं करता, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हमने बताया ही है। एक ही एक ही पार्टी का दबदबा था, वही जो है अपनी मनमानी कर रही थी। रूस की प्रमुखता, रूस जो है, रूस जो देश था, वही एक तरह से जो यूएसएसआर, उसका आज भी उत्तराधिकारी उसी के रूप में माना गया है। तो मेन जो फायदे हो रहे थे, मेन जो हो रहा था रूस को हो रहा था, बाकी देशों में जो 15 देश थे उसमें कहीं ना कहीं विरोध के जो सुर थे वो अलाप रखे थे, वो लोग आवाज उठा रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब देना नहीं, हमने आपको बता दिया, जब इसका दबदबा था, यही एक मनमर्जी थी, तो ये जवाब क्यों देगी। दूसरी चीज, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, अब इससे परिणाम क्या हुआ। हर चीज कारक कारण के बाद जो होता है एक रिजल्ट निकलता है, तो उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, दो ध्रुवों का अंत हुआ। वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये विश्व है, तो विश्व इस वक्त मल्टीपोलर पावर है, ठीक है। बहुत ध्रुवीयता, जो शक्ति कहा जाए तो बहुत ध्रुवीयता इस वक्त विश्व में है, क्योंकि एक अमेरिका भी है, एक इधर चाइना अपने आप में है, इधर रूस है ये, ठीक है। भारत कहीं ना कहीं इस रूप में तेजी से उभर रहा है, बाकी जो पश्चिमी देश है उन्होंने छोटे छोटे मिलकर ईयू जैसे संगठन बना रखे हैं, नाटो बना रखे हैं। तो इस वक्त बहुध्रुवता का विश्व चल रहा है इस वक्त, ये नहीं कह सकते कि किसी एक ध्रुव का जो है शक्ति महाशक्ति बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन जब उस वक्त जब दूसरा ध्रुव जो समाप्त हो गया, विघटन हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट रहा कि शीत युद्ध की समाप्ति हुई। शीत युद्ध की समाप्ति हुई, एक ध्रुव विश्व का युद्ध हुआ, ये हुआ तो एक विश्व ध्रुव का ही, अमेरिका का, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहा, ठीक है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा, ठीक है। एक ध्रुव विश्व का उदय हुआ, अमेरिका का, शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति हुई, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई। हथियारों की होड़ आपको पता है कि अमेरिका अपना बना रहा था, और रसिया, यूएसएसआर कह लीजिए, यूएसएसआर जो है अपना बना रहा था अलग ही, ठीक है। सोवियत संघ का अंत और 15 नए देशों का उदय, ये तो जब विघटन हुआ तो हम आपने आपको बताया कि 15 नए देश निकले। सोवियत संघ उत्तराधिकार, रूस जो है उत्तराधिकारी के रूप में बना, ये भी हमने आपको बताया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व, अब यहाँ भी चूंकि जब समाजवादी जो जब समाप्त कर दिया गया और जब खुलेपन की नीति अपने गई, पेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट को जब अपनाया गया, तो इस समाजवादी को काट कर यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी लिबरलिज्म आ गया, उदारवादी आ गया, ठीक है, ठीक है ना। उदारवादी यहाँ जो है विचारधारा को अपना लिया गया। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल सीआईएस का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीआईएस का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, ये क्या है सीआईएस, आगे देखते हैं। देखिए, जब 15 गणराज्यों में से 12 राज्यों जो राज्य थे उन्होंने सीआईएस की स्थापना की। 3 राज्य कौन कौन थे जिन्होंने नहीं की, बाल्टिक राज्य, लातविया, एस्टोनिया और लिथुनिया, ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 नंबर वाले में पूछ दे। 12 राज्यों ने मिलकर सीआईएस की स्थापना की थी। सीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। चलिए, शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर चिकित्सा। देखिए, साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य द्वारा समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अपनाए गए मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। यह मॉडल विश्व बैंक
यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक, तथा IMF के द्वारा निर्देशित किया गया, ठीक है, के द्वारा निर्देशित किया गया। देखिए, समाजवादी व्यवस्था जो वहां पर थी USSR में, उससे इन लोगों ने जब पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जो मॉडल अपनाया था, जो किसने बनाया था, यह मॉडल विश्व बैंक तथा IMF ने बनाया था, के द्वारा मतलब निर्देशित था, मतलब कि उनके द्वारा डायरेक्ट डायरेक्ट किया गया हुआ था, उनके द्वारा जो है इसको डायरेक्शन दिया गया था, वो जो है शॉक थेरेपी कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसकी विशेषताएं थी कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मेनली निजी स्वामित्व, ठीक है, वही चीज। जब प्राइवेट जब हाथों में वो रहेगा तो आप भी लिबरलिज्म एक कह सकते हैं, ठीक है। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, ठीक है, निजी फार्म को ज्यादा दिया गया वैल्यू, ठीक है, हर चीज अब प्राइवेट प्राइवेट होने लगा, ठीक है। उसके बाद से राज्य संपदा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। मुक्त व्यापार व्यवस्था का अपनाना, मुक्त व्यापार मतलब फ्री फ्री ट्रेड, है ना, फ्री ट्रेड, कि आप जो है फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा चीज, प्रत्येक राज्य को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अब आप बंद नहीं रहेंगे, खुलापन, हर आपके आपके हर देश से आपसे संबंध बना सकेंगे। मुद्राओं की आपसी परिवर्तन, ठीक है, कि आप अन्य देशों के साथ जो उनकी मुद्राओं में व्यापार कर सकेंगे। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? इससे परिणाम ये हुआ कि वहां की अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई। ये टू द पॉइंट है, आप याद रखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में यहीं से आएगा और आप इसी को लिख कर आइएगा, आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। वर्तमान की घटनाओं से अगर आप कुछ लिंक करके लिख सकते हैं और उसको अंडरलाइन करिए तो द बेस्ट रहेगा। जैसे कि IMF के प्रमुख इस वक्त भारत के ही हैं, आपको भी पता होगा, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप देखना चाहें तो इस वक्त आपको आई बटन में दिख रहा होगा। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई। जबरदस्ती का जब इन्होंने शॉक थेरेपी जो है उसको थोप दिया, तो यहाँ की जो जैसे भारत में जो मुद्रा है, भारत की जो करेंसी है INR, तो वैसे ही वहां पर रूस की जो मुद्रा थी वो रूबल थी, ठीक है। उसमें भारी गिरावट आई डॉलर की तुलना में। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। वही बात है कि जब लिबरलिज्म आ गया, वहां पर उदारवाद आ गया, सब कुछ लोकतंत्रीकरण आ गया, यूं कहे कि जब पश्चिमी देशों की तरह अपना लिया गया, तो जो समाज कल्याण के लिए जो बात होती है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको पेट भरना चाहिए, सबको स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, वो सब नष्ट हो गया। आर्थिक विषमता बढ़ी, ठीक है, वही बात है कि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, जो पूंजीवादी व्यवस्था की हर देश में पूंजीवादी व्यवस्था में देख सकते हैं। खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता गया, खाने की समस्या बढ़ गई, माफिया वर्ग का उदय हो गया। बट ऑब्वियस, जिसके पास ज्यादा पैसा रहा उसने ज्यादा संसाधनों को हड़प लिया, उनकी माफियागिरी चलने लगी, उनका दबदबा चलने लगा। कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां मिल गई, ठीक। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, ये याद रखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे कि ये क्या है और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। मुद्रास्फीति में बहुत वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति में बहुत वृद्धि हुई, ठीक है, महंगाई बढ़ गई। दूसरी चीज, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। तो वहां के जो 90% जो कि उद्योग थे, ठीक है, जितने भी वहां पर 90% इंडस्ट्रीज थी, उनको औने पौने दाम में बेच दिया गया। इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं, कि भैया 90% जितने भी वहां पे इंडस्ट्रीज थी, सबको औने पौने दाम में बेच दिया गया, ठीक। उसके बाद से देखिए, संघर्ष और तनाव से संबंधित जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको बताएं। रूस के दो गणराज्य थे, एक चेचन्या और एक था दागिस्तान, ठीक, में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला, ठीक है। उसके बाद तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध के चपेट में रहा है, ठीक। ये सब टू द पॉइंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, और इससे जब आएगा तो टू द पॉइंट लिख के आइए तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। चेकोस्लोवाकिया दो भागों चेक और स्लोवाकिया में बट गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चेकोस्लोवाकिया दो देश बने इससे, चेक और स्लोवाकिया। यूगोस्लोवाकिया में शामिल हुआ कौन? बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये जो थे उसमें से स्वतंत्र हो गए, उससे अलग निकलकर। पहले ये इसी में थे, ये इसमें से अब निकलकर अलग देश हो गए, आपको पता होगा, ठीक है। कुछ साल पहले क्रोएशिया जो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में भी गया था, ठीक है। उसके बाद से अजरबैजान के प्रांत नगरनो काराबाह के कुछ अर्मेनियाई अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है, ठीक है, मध्य एशियाई गणराज्यों में, वो आपको पता होगा, मिडल ईस्ट में, ठीक है। इसी कारण से यहाँ बाहरी ताकत तेल कंपनी प्रतिष्ठा का खड़ा बन गया है, ठीक। ये जो टू द पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। अगले पेज पर देखिए क्या है, तो अगले पेज पर है कि भारत और सोवियत संघ के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तो देखिए, भारत और सोवियत संघ के साथ अगर संबंधों की बात की जाए, पहले इकोनॉमिक के रूप में, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मदद मिली है भारत के, ठीक है।
दूसरी चीज़ आर्थिक और तकनीकी सहायता दी है रूस ने शुरू से ही, ठीक? उसके बाद से रुपए को माध्यम बनाकर व्यापार किया। हाल ही में अगर देखा जाए तो जब हाल के वर्तमान उससे आप लिंक करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर रूस वर्तमान में ये रूस है, अगर सोवियत संघ की जगह आपको रूस भी देकर पूछ दे कि भारत और रूस के संबंधों की आप 6 नंबर पे पूछ दे, 4 नंबर पूछ दे कि उस पर जो है क्या उसका रिजल्ट रहा है या क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी विशेषताएँ क्या है, तो आप लिख सकते हैं। जब आप ये लाइन लिखेंगे कि रुपए को माध्यम बनाकर व्यापार किया, तो उसमें लिख सकते हैं कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जब अन्य वैश्विक दबाव ने रसिया और भारत पर यह एक तरह से वो किया दबाव बनाया कि भारत और रसिया एक दूसरे के साथ या कोई भी देश रूस के साथ समझौता नहीं करेगा, उससे तेल नहीं लेगा। तो भारत ने उस वक्त भारत के रुपए के माध्यम बनाकर ही इस वक्त रूस से तेल लिया है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि अगर करंट से कोई मैटर है, अगर आप उसको लिंक करके लिख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि चलो इसको करंट से रिलेटेड भी कुछ पता है और वो खुश होकर आपको पूर्ण नंबर देगा, पूरे नंबर देगा, ठीक है। राजनीतिक देखिए, राजनीतिक मामले में कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा जो है इसका समर्थन करता रहता है। रूस हमेशा भारत का समर्थन किया है। हम क्या कर रहे हैं, चाहे रूस आए या सोवियत संघ आए, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यूएसएसआर आया, और आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि भारत के सॉरी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो दावेदारी करता है स्थायी सदस्यता की, उसके लिए भी समर्थन करता है रूस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1971 में पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें भारत की मदद किया है इसने, ठीक है। सैनिक का जो साजो सामान देता रहता है, हाल ही में अब यहाँ पर भी आप सैन्य में डाल सकते हैं कि हाल ही में जो है कि S-400 भारत ने वर्तमान में S-400 मिसाइल ऐसे लिख दीजिएगा, S-400 मिसाइल भारत ने रूस से खरीदे हैं और S-400 मिसाइल को न खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से भारत के साथ मिलकर सैनिक उपकरण बनाया है, आपको पता है। भारत के जो हिंदी फिल्म और गाने हैं सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत गाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में अत्यधिक लोकप्रिय है, ठीक है। शाहरुख खान वहां पर बहुत फेमस है, SR के, आप एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और अन्य भी एक दो एक्टर रहे हैं पुराने जो कि वहां पर बहुत फेमस रहे हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं। दूसरा चीज, अमेरिकी और जो यूएसएसआर की राज व्यवस्था थी उसमें क्या अंतर है, उसकी अर्थव्यवस्था में, राज्य व्यवस्था नहीं कहेंगे, अर्थव्यवस्था में, दोनों में क्या अंतर थी। तो देखिए, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें राज्य द्वारा नियंत्रित, हमने आपको बताया, योजनाबद्ध था, ठीक है, कि मतलब जैसा एक प्रोसेस है उसी की तरफ से रहना है, चाहे आप घाटा से या आप फायदा से, आपको इसी नियम के तरह इसी योजना के तहत काम करना है। व्यक्तिगत पूंजी का महत्व था यहाँ पर, ठीक है। दूसरा चीज, समाजवादी आदर्शों से अधिकतम प्रेम, हमने बताया कि ये समाजवादी आदर्श क्या है। और दूसरी लास्ट है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण है, ये भी हमने आपको बताया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बताया कि यहाँ पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप था, लिबरलाइजेशन था, यहाँ उदारीकरण था, उदारवाद था, ठीक है। उदारवाद मतलब यहाँ पर जैसे मर्जी वैसे रहिए, एक तरह से फ्रीडम की ज्यादा थी। प्रतियोगिता पर आधारित यहाँ पर अर्थव्यवस्था था कि हमको आगे निकलना है, तुमको ज्यादा मेहनत करना है, हमको इस कंपटीशन की यहाँ पर भावना थी। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, यहाँ पर कोई भी व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था, लाभ से प्रेरित थे ये लोग, ठीक है। और ऊपर से उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण, ठीक है, राज्य का नियंत्रण नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, आप इसको खत्म करिए। हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि अगले 1 महीने के अंदर आपकी जो बोर्ड में जो दोनों पुस्तक हैं 12th क्लास की, उसको हम खत्म करें। आप इसको रिवाइज करिए, अपने बुक्स उठाकर पढ़िए और एकदम बेहिचक वैसे लिख कर आइए जैसा कि आपको बताया गया है और जैसा कि यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक, एकदम मन लगाकर तैयारी करते रहिए। बाकी जो कक्षाएं चल रही हैं वैसी चलेंगी, चाहे लक्ष्मीकांत की चल रही हो, चाहे आपकी जीएस की चल रही हो, चाहे पोलिटी एमसीक्यू चल रहा हो, चाहे हिंदी की क्लास चल रही हो, चाहे करंट अफेयर की चल रही हो। करंट अफेयर में थोड़ा इस वक्त दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत जल्द करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलरली बेसिस पर चलेंगी। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।